फौजियों पर केस चल सकता है और सेना की अलग कोर्ट आखिर क्यों होती है। हाल ही में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के एक अहम फैसले के बाद ये मुद्दा फिर से देश भर में चर्चा में आ गया है। कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा कि अगर कोई फौजी सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाता है और किसी आम नागरिक को नुकसान होता है तो वो भी कानून के सामने उतना ही जवाबदेह होगा जितना कोई और नागरिक। अब ये दलील नहीं चलेगी कि हम सरकारी काम कर रहे हैं इसलिए हम पर केस नहीं बनता। अदालत ने साफ कर दिया है कि यहाँ सॉवरन इम्यूनिटी यानी सरकारी संरक्षण की ढाल काम नहीं आएगी। कोर्ट का संदेश सीधा और मजबूत था, भारत में असली सॉवरेनिटी जनता के पास है। सेना हो या फिर सरकार, कोई ये नहीं कह सकता कि हम पर कानून लागू नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं अनन्या सिंह और आप देख रहे हैं न्याय विद अनन्या। आज के एपिसोड में हम 3 बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे। क्या फौजियों पर आम नागरिकों की तरह केस चल सकता है? सेना की अलग कोर्ट यानी कोर्ट मार्शल क्यों होती है? और कानून सैनिकों को सुरक्षा और नागरिकों के अधिकारों के बीच बैलेंस कैसे बनाता है? तो सबसे पहले जानते हैं कि ताजा मामला क्या है। ये केस करीब 3 दशक पुराना है। 16 अगस्त 1996 को कुरुक्षेत्र के पास जीटी रोड पर सेना का एक ट्रक तेज रफ्तार में चल रहा था। ड्राइवर ने एक बस को ओवरटेक करने की कोशिश की और सामने से आ रही मारुति कार से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। कार में बैठे 5 नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित परिवार मुआवजे के लिए मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल यानी MACT पहुंचा। ट्रिब्यूनल ने माना कि गलती आर्मी ड्राइवर की थी, लेकिन मुआवजा देने से इनकार कर दिया। इसकी वजह ये कहा गया कि ड्राइवर सोवरेन फंक्शन निभा रहा था, इसलिए सरकार जिम्मेदार नहीं होगी। यहीं से मामला हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट ने इस तर्क को पूरी तरह से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सड़क पर ट्रक चलाना ना तो युद्ध है, ना ही विदेश नीति और ना ही कोई न्यायिक काम। ये एक सामान्य ऑपरेशनल एक्ट है, इसलिए ये कहना कि सरकार जिम्मेदार नहीं होगी कानून की नज़र में टिकता ही नहीं। तो नतीजा साफ था, जिम्मेदारी आर्मी ड्राइवर की भी बनी और यूनियन ऑफ इंडिया की भी, क्योंकि वाहन सरकार का था और ड्राइवर उसका कर्मचारी। यहीं से अगला सवाल निकलता है, अगर फौजियों पर भी ऐसे केस चल सकते हैं तो फिर सेना की अलग कोर्ट की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? इसका जवाब सीधा है, सेना का काम, उसका अनुशासन और उसके फैसले आम नागरिक जीवन से बिल्कुल अलग होते हैं। सेना सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक ऐसा संगठन है जहां एक आदेश, एक चूक और एक फैसला सीधे देश की सुरक्षा और सैनिकों की जान से जुड़ा होता है। भारत में फौजी दोहरी कानूनी व्यवस्था में रहते हैं। एक तरफ वो आम नागरिकों की तरह IPC, CRPC, मोटर व्हीकल्स एक्ट और मानवाधिकार कानून के तहत आते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट के अधीन भी होते हैं। इसलिए अगर कोई सैनिक आम नागरिक के खिलाफ अपराध करता है, जैसे कि सड़क हादसा, बलात्कार, हत्या या फिर धोखाधड़ी, तो उस पर सामान्य पुलिस FIR दर्ज कर सकती है और मामला मजिस्ट्रेट या फिर सेशन कोर्ट में चल सकता है। मैं ड्यूटी पर था या मैं फौजी हूँ, ये अपने आप में कोई शील्ड नहीं बन जाता। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला इसी सिद्धांत को जमीन पर उतारता है। कोर्ट ने साफ कहा कि लापरवाही से ट्रक चलाना कोई सोवरेन एक्ट नहीं है और ऐसे मामलों में सरकार भी मुआवजे से नहीं बच सकती। लेकिन अब समझते हैं कि कोर्ट मार्शल क्या है और ये कैसे चलता है। तो कोर्ट मार्शल को लेकर अक्सर गलतफहमी रहती है। लोग इसे बंद दरवाजों वाली अदालत मान लेते हैं, लेकिन सच ये है कि यहाँ भी तय रूल्स के तहत पूरा ट्रायल होता है। सेना की ये न्यायिक व्यवस्था आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट के तहत चलती है। इसका मकसद है सेना के भीतर डिसिप्लिन और ऑर्डर को बनाए रखना। जब किसी सैनिक पर आदेश ना मानने, ड्यूटी से भागने, दुश्मन से मिलीभगत जैसे गंभीर आरोप लगते हैं तो मामला सिविल कोर्ट में नहीं बल्कि कोर्ट मार्शल में जाता है और इसकी प्रक्रिया भी स्टेप बाय स्टेप होती है। सबसे पहले कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के जरिए शुरुआती जांच होती है, फिर समरी ऑफ एविडेंस तैयार की जाती है जहां गवाहों के बयान और सबूत इकट्ठा होते हैं, ठीक पुलिस चार्जशीट की तरह। जब सबूत मजबूत होते हैं तभी कोर्ट मार्शल बनती है और ट्रायल शुरू होता है। यहाँ जज सिविल जज नहीं होते बल्कि वरिष्ठ सैन्य अधिकारी होते हैं। जनरल कोर्ट मार्शल में आमतौर पर कम से कम 5 अधिकारी होते हैं। सबसे वरिष्ठ अधिकारी अध्यक्ष होता है। प्रोसिक्यूशन की तरफ से सेना का ही एक अधिकारी या फिर वकील होता है जिसे जज एडवोकेट कहा जाता है। वो कोर्ट को कानूनी सलाह भी देता है। आरोपी सैनिक को पूरा हक होता है कि वो सेना के अधिकारी को चुने या फिर बाहर से सिविल वकील रखे। उसे अपनी बात रखने, गवाह बुलाने और क्रॉस एग्जामिनेशन का पूरा मौका मिलता है। कोर्ट मार्शल आमतौर पर कैंटोनमेंट एरिया में ही होती हैं, जैसे कि दिल्ली कैंट, लखनऊ, जयपुर, पुणे या फिर जम्मू। आम लोग इसमें सीधे शामिल नहीं होते, लेकिन पूरी कार्रवाई रिकॉर्ड की जाती है। अगर सैनिक दोषी पाया जाता है तो सजा अपराध की गंभीरता के हिसाब से होती है। बहुत गंभीर मामलों में मृत्यु दंड तक हो सकता है। इसके अलावा उम्र कैद, कठोर कारावास, नौकरी से बर्खास्तगी, रैंक में रिडक्शन या फिर वेतन और सुविधाएं छीनी भी जा सकती हैं। जेल की बात करें तो सैनिक को सैन्य जेल या फिर हालात के मुताबिक सिविल जेल में भी भेजा जा सकता है। भारत में सेना की अपनी जेलें भी हैं, जैसे मुंबई की कोलाबा में और मेरठ की मिलिट्री जेल।
और सबसे जरूरी बात, कोर्ट मार्शल का फैसला अंतिम नहीं होता। आरोपी सैनिक आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। वहां से भी राहत ना मिले तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने का रास्ता भी बिल्कुल खुला है। यानी ये कोई मनमानी सिस्टम नहीं है, यहाँ भी कानून और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पूरी तरह से लागू होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमदत्त दत्ता और एस.एन. मुखर्जी जैसे मामलों में साफ कहा है कि कोर्ट मार्शल भी प्राकृतिक न्याय से बंधी हुई है। उसके फैसलों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि सैन्य न्याय व्यवस्था संविधान की सीमा से बाहर न जाए। यही वजह है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का यह फैसला सिर्फ एक सड़क हादसे तक सीमित नहीं है। ये उस बड़ी संवैधानिक सोच को दोहराता है कि लोकतांत्रिक भारत में सॉवरन इम्यूनिटी की सीमा कहाँ खत्म होती है। ब्रिटिश दौर का ये विचार कि राजा गलत नहीं कर सकता आज के भारत में लागू नहीं होता। यहाँ राजा जनता है और सरकार और सेना दोनों जनता के प्रति जवाबदेह हैं। आफ्स्पा वाले इलाकों में भी यही सिद्धांत, आफ्स्पा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, उन इलाकों में लागू होता है जहां उग्रवादी या फिर आतंकवाद की स्थिति गंभीर होती है। वहां सेना को एक्स्ट्रा पावर्स मिलती हैं, तलाशी, गिरफ्तारी और जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां कानून खत्म हो जाता है। संविधान लागू रहता है और सेना की शक्तियां भी जवाबदेही से बाहर नहीं होती। मणिपुर के कथित फर्जी मुठभेड़ों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर किसी की जान जाती है तो जांच होगी ही, चाहे इलाका डिस्टर्ब एरिया ही क्यों ना हो, चाहे कार्रवाई ऑपरेशन के दौरान ही क्यों ना हुई हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि आफ्स्पा कोई कंप्लीट इम्यूनिटी नहीं है, ये सिर्फ कुछ प्रोसीजरल प्रोटेक्शन देती है, जैसे कि प्रोसिक्यूशन से पहले सरकारी मंजूरी, लेकिन जांच में पूरी छूट नहीं होती। वरना आर्टिकल 21 जिसमें जीवन का अधिकार है, खाली शब्द बनकर रह जाएगा। 2018 में जब सैकड़ों सैनिकों ने एफआईआर और सीबीआई जांच रोकने की मांग की, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बैलेंस दोहराया। अदालत ने माना कि सैनिक बेहद कठिन हालात में सेकंड्स में फैसला लेते हैं, लेकिन ये भी कहा कि किसी की मौत हो और कोई जांच न हो, ये कानून के राज में मुमकिन नहीं है। आखिर में तस्वीर बिल्कुल साफ है, फौजी भी कानून के दायरे में आते हैं। उनके लिए अलग कोर्ट इसलिए है ताकि युद्ध और अनुशासन से जुड़े मामलों में तेजी और एक्सपर्टीज के साथ निपटाया जा सके, ना कि इसलिए कि उन्हें आम कानून से ऊपर रखा जाए। एक तरफ कोर्ट मार्शल है, दूसरी तरफ सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और इन सबके ऊपर है संविधान। यही संतुलन भारत को एक मजबूत सेना भी देता है और एक जवाबदेह लोकतंत्र भी। तो आपका क्या मानना है? क्या सैनिकों की जिम्मेदारी और उनकी सुरक्षा के बीच कानून सही जगह खड़ा है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।